नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसा शब्द है जिसने पूरे देश को, जैसे कहते हैं, उत्तेजित कर दिया है और एक समा में बांध दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है, सर्जिकल स्ट्राइक कैसे करते हैं और इस सर्जिकल स्ट्राइक का भारत में किस तरीके से लिया गया, इस पे और बात करेंगे। लेकिन बात करने के लिए हमारे पास आज हैं पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह, और इस मसले पर, इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए इससे बेहतर कौन हो सकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जनरल सिंह, ये बताइए सबसे पहले, पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इसका इम्पैक्ट देश पर और सेना पर खास करके कैसा रहा? बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक स्टेप लिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी पॉलिटिकल विल है, ये उसके तहत किया गया है। ये पहली बार है कि जब हमने ऐसा ऑपरेशन किया है। पहले ऐसे ऑपरेशन होते रहे हैं जी, लेकिन पहले वाले ऑपरेशंस में जो कि सिर्फ मिलिट्री करती थी, आर्मी करती थी, और इसमें अंतर ये है कि ये सपोर्टेड है पॉलिटिकल विल के साथ। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने रेड फोर्ट से अनाउंस कर दिया था। बाद में उन्होंने बोलते रहे किस प्रकार से पाकिस्तान को बिहेव करना चाहिए। और जैसे ये उरी का हुआ, आपने देखा एक बड़ा स्पष्ट मैसेज आया था पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कि जो कार्रवाई हुई है उसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनकी जो उनका बलिदान है वो इन वेन नहीं जाएगा। तो एक पॉलिटिकल जो विल है, ये बहुत ही बेहतरीन है जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। काश ये पहले हो गया होता, आप देखते कि कार्रवाई, पाकिस्तान का जो नजरिया है बड़ा अलग होना था भारत के खिलाफ। जनरल सिंह, आप तो खुद सेना अध्यक्ष रहे हैं, आपके टेन्योर में कितनी बार पॉलिटिकल स्ट्राइक्स या स्ट्रैटेजिकल स्ट्राइक्स हुई? नहीं, देखिए ये सर्जिकल स्ट्राइक मतलब आप बोल रहे हैं, ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऑर्डर्स हैं ब्रिगेड कमांडर्स, डिविजनल कमांडर्स के पास में यूनिट्स हैं जिन्होंने किया हुआ है। और इस करके मैं इसको बताना चाहता हूँ कि इसमें काफ़ी लोग हमारे मारे भी गए, तो उनका आदर करने के लिए निहायत ज़रूरी है ये समझना कि ये कार्रवाई पहले होती रही है। उसके अंदर जवान मारे गए हैं। उसके अंदर मुझे याद है एक अफसर जिसकी टांग उड़ गई थी पाकिस्तान की एक माइन के अंदर जब ऑपरेशन करने गया था, मुझे पता है। 19 ग्रेनेडियर्स मुझे याद है, उन्होंने एक पोस्ट को बस्ट किया था, ये शायद 1999 या 2000 की बात है, ये पल्लावाला सेक्टर के अंदर। तो ऐसे कई ऑपरेशन होते रहे हैं पहले, लेकिन पहले जो ऑपरेशन होते रहे हैं, क्योंकि सीज फायर के ऊपर आर्मी कार्रवाई कर सकती है, हम करते हैं, मर्जी से करते आए हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण एक जो डिस्टिंक्शन है, जो एक आप देख रहे हैं अलग चीज़ है, वो ये है पॉलिटिकल विल। ये पहली बार हुआ है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने सहारा दिया है, बोला है कि आप करिए और हम आपके साथ में हैं। ये फ़र्क है। जब आप पॉलिटिकल विल की बात करते हैं, तो आप जब सेना अध्यक्ष थे, तो क्या आप जब इस तरीके के मसले को लेके जाते थे तो क्या होता था? क्यों पॉलिटिकल विल, आज वो विल दिख रहा है? अगर आप कह रहे हैं उस वक्त भी सर्जिकल स्ट्राइक्स होती थी, तो आज जो चीज़ दिख रही है वो उस वक्त क्यों नहीं दिख रही थी? इसका मेन तो देखिए, मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इसमें कोई बात, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जो आज पॉलिटिकल लीडरशिप है ये बहुत ही आले दर्जे की है। हम सब जानते हैं प्राइम मिनिस्टर एक बड़े माने हुए एक लीडर हैं, और जो एक नीति अपनाई है हमारी गवर्नमेंट ने अभी, वो बहुत ही बेहतरीन नीति है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। जैसे ये हमारी अभी गवर्नमेंट आई, डिसाइसिव गवर्नमेंट है, मैं इनके साथ में भी 2-2.5 महीने मैं चीफ था। एक जो बहुत बेहतरीन कार्रवाई की इन्होंने आके, साथ साथ बाकी जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये नहीं कि मैं कहता हूँ कि सिर्फ यही कार्रवाई है, लेकिन एक नेशनल सिक्योरिटी की तरफ से जो एक बहुत बेहतरीन कार्रवाई की गई, वो ये था कि जो NGOs थे, वो NGOs जिनके पास में बाहर से पैसा आ रहा था, और उस पैसे का इस्तेमाल करते हुए जो देश के अंदर वो उस पैसे के साथ में एक टर्बुलेंस क्रिएट कर रहे थे, और एक जो भी गवर्नमेंट एक्शन लेती थी उसके खिलाफ बोलते थे और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करते थे, वो आज ख़त्म हो गया है। ये बहुत बेहतरीन मूव था ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, मैं कहूँगा, जो गवर्नमेंट ने किया, जिसके अंदर की जितने ये जो NGOs हैं जो गलत काम कर रहे थे, ये आज चुप करके बैठ गए हैं। आप देख रहे होंगे आज हमारे जो लीडरशिप है, हमारे जो नेशन है, पूरा यूनाइटेड है। और आज कोई देश के खिलाफ बात क्यों नहीं कर रहा? इस करके नहीं कर रहा कि जो पैसा इन लोगों के थ्रू आता था हमारे मुल्क के अंदर गलत काम करने के लिए अंदर, और उसके कारण मीडिया भी ऐसे बोलता था। आज बड़ी खुशी की बात है, आज एक मुल्क जो हमारा देश है एक है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल पार्टीज एक हैं, देश हमारा एक है, मीडिया एक है। ये एकता निहायत ज़रूरी है देश को वहाँ तक लेके जाने के लिए जहाँ तक हमारे लीडर्स ने सोचा हुआ इसको लेके जाने के लिए। आपने जो पॉलिटिकल विल की बात की जनरल सिंह,
कहा यह जा रहा है कि ये पूरा मसला जो है, ये कश्मीर में जो एस्केलेशन हुआ, एक टेररिस्ट की मौत हुई, उसके बाद जो ये पूरा जो एस्केलेशन हुआ, उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में इस तरीके का टेंशन हो गया। तो जो उस वक्त, लेकिन लोग कह रहे हैं जो कि उस वक्त एटलीस्ट कश्मीर इतना बुरा नहीं था, कश्मीर में शांति थी, वहाँ पे काम हो रहा था। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये पॉलिटिकल विल जो है इतना, जिसे बोलते हैं गर्मजोशी से बोलना और पूरे देश को एक तरीके से जगाना और ये बताना कि हम बहुत बड़े हैं, हमने अपनी बदला ले लिया, इस तरीके की चीज़ें से क्या आपको लगता है कि जो कश्मीर का माहौल है वो और ख़राब होगा, क्या होगा? क्योंकि देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि एक जो रेडिकलाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा था J&K के अंदर, ये अभी शुरू नहीं हुआ है, ये पिछले 4-5 साल से चल रहा है। मैंने भी जो 15 कोर है उसे कमांड किया है श्रीनगर के अंदर, तो मैं ये जानता हूँ कि ये प्रोसेस जो है पाकिस्तान ने शुरू किया था। तो जब रेडिकलाइजेशन आती है तो ये रिस्ट्रिक्ट कर देती है स्पेस जो मॉडर्न ख्याल आते हैं उनके लिए। तो यकीनन उसके कारण क्या होता है कि टेररिस्ट हैं वो अपना दबाव डालते हैं और एक किस्म का प्रेशर बन जाता है आवाम के ऊपर टेररिस्ट की बात सुनने के लिए। पहली बात तो ये है। दूसरा, जो आप कह रहे हैं, जो इस वक्त जो नीति है हमारे देश की, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक नीति चल रही है। देखिए, मेरे हिसाब से देश का कोई भी वासी है वो हथियार उठा के गवर्नमेंट को धमकी नहीं दे सकता, और मैं कहता हूँ देश को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी इंसान हो। देखिए, तरीके हैं, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी सूबे को, किसी भी पार्टी को अगर कुछ कहना है तो उसके सिविलाइज तरीके हैं, सिविल तरीके हैं उसके। आप हथियार को जब उठाएंगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब हथियार से ही मिलेगा। आप हथियार उठा के घूम रहे हैं और फिर चाहते हैं कि गवर्नमेंट सख्त ना हो, तो ये तो जाती हो जाएगी एक सिपाही के साथ में। देखिए, एक सिपाही को मारा जा रहा है, वहाँ टेररिस्ट घूम रहे हैं, तो क्या देश का आप, आई एम श्योर आप चाहते हैं कि जो एक सिपाही है उसको ताकत मिले जो पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, और वो मिल रही है, वो कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं कहता हूं जो बहुत ही मुफीद, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी चल रही है जम्मू और कश्मीर के अंदर। इस पर मैंने लिखा भी 1-2 जगह पे। जी, मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूँ कि आज की डेट में आप कैसी स्ट्रैटेजी देख रहे हैं अपने पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से और ख़ास करके अपनी आर्मी की तरफ से, कि जो हमारी सेना है वो क्या लगता है? लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा, हमें तैयार होना चाहिए, क्या लग रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, जहाँ तक सवाल है अनुराधा जी रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी, देखिए ऐसी है कि स्ट्रैटेजी इवॉल्व मिलिट्री करती है बेस्ड ऑन दी पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजी होती है उसके तहत। मुल्क की एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी होती है, देश कहाँ पहुँचना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हासिल करने के लिए उसको कहते हैं ग्रैंड स्ट्रैटेजी या नेशनल स्ट्रैटेजी। उसके जो मुद्दे हैं उसके तहत जो मिलिट्री है अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है। मिलिट्री स्ट्रैटेजी के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन उसका तालमेल जो है वो हेडक्वार्टर जो है IDS वहाँ पे किया जाता है। तो जो मिलिट्री की स्ट्रैटेजी इस वक्त है, मैं आपको बता दूँ ब्रॉडली जो आप बता रहे हैं, स्ट्रैटेजी जो उभर के आ रही है। देखिए, स्ट्रैटेजी ऐसे है, कई लोगों ने बोला है कि हमारे पास ऐसी स्ट्रैटेजी पहले क्यों नहीं थी। देखिए, मिलिट्री की स्ट्रैटेजी हमारे पास थी, मिलिट्री की जितनी कॉन्टीजेंसीज हैं उसके लिए हमारी आर्मी तैयार है, हमारी नेवी, एयरफोर्स तैयार हैं, क्योंकि जितनी कॉन्टीजेंसी आ जाए। लेकिन जो पॉलिटिकल विल है ये पहली बार सामने आई है। आप देखिए, आपने देखा होगा पराक्रम के बाद में, ऑपरेशन पराक्रम के बाद में ये पहली बार प्रधानमंत्री जी द्वारा, डिफेंस मिनिस्टर जी द्वारा, जो बाकी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, जो PMO के अंदर हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनकी तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आई हैं कि जो उरी में हुआ है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पहले कभी नहीं हुआ। तो जब ऐसे पॉलिटिकल, जब वहां से मैसेज आता है तो एक जो स्ट्रैटेजी फिर देश की बनती है वो अभी इवॉल्व हो रही है। इस कारण ये स्ट्रैटेजी पहले नहीं थी। मैं आपको जरा एक मिनट और लूंगा। मैं इस पे, सॉरी मैं रिबट कर रही हूँ आपको इस पे। आपने जब सौरभ कालिया का, अगर आपको याद होगा, उसका सिर काट के ले गए थे पाकिस्तानी रेंजर्स या पाकिस्तान के वहाँ पे जो आम लोग थे, उसके बाद आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें आप लोगों ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी और एक की जगह 10 को मारा था। मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद है। लेकिन उसका इतना, जबकि सौरभ कालिया का सिर काट के ले गए, इसका बहुत हल्ला हुआ था, लेकिन आपने उसका बदला 10 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा था, उसका हल्ला नहीं हुआ, वो आई गई बात हो गई थी। मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिकल विल। देखिए,
अभी पॉलिटिकल विल ऐसी है, पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी है, वो कहते हैं हमें परवाह नहीं है। अगर गवर्नमेंट ये परवाह करने लग पड़े कि भाई अगर आर्मी ने, मिलिट्री ने ऑपरेशन कर दिया तो डिप्लोमेटिकली क्या होगा, तो अभी कोई परवाह नहीं है इनको। ये कहते हैं हमें ये डोजियर डिप्लोमेसी नहीं करनी है, आप लोगों ने हमारे साथ पंगा लिया है, बहुत हमारा खून बहा है, बहुत हो गया, इससे आगे नहीं हम जाने देंगे अभी। तो एक जो पॉलिटिकल जो जो वॉइस आ रही है इन यूनिटी, इन यूनिसन, इकट्ठा होकर, मतलब वो जोश दे रही है फौज को। ये कहा जा सकता है कि उस समय जनरल विक्रम सिंह के टेन्योर में जब उन्होंने एक की जगह 10 को मार के लेके मारा था, तो उसका वो हल्ला बचा नहीं, और जिसका कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आर्मी को लगा कि हम लोगों ने इतना कुछ किया और हमें उसका नहीं। देखिए, ये सिर्फ मेरी कमांड में नहीं हुआ, आप जितने चीफ्स हैं उनको पूछ लें, आप ये ऑपरेशन चलते रहे। तो मैं आपको इतना बता दूं, भारतीय सेना जब कार्रवाई करती है तो वो एक बड़ी निम्रता, एक ह्यूमिलिटी के साथ करती है। हाँ, एक सिपाही चाहता है कि उसने जो किया है वो सिर्फ अपनी इज्जत, अपना नाम के लिए करता है, देश के लिए करता है, तिरंगे के लिए करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए करता है, और अपने देश के जो लोग हैं उनके लिए करता है, उनके लिए लड़ता है। वो उसको ये नहीं देखना मांगता कि मेरा नाम टीवी के अंदर आता रहे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो लेकिन आज भी तो नहीं, आप मेरी बात सुनिए, अभी खुशी मुझे ये हो रही है कि पॉलिटिकल विल है और मीडिया इसे कवर कर रहा है, अच्छी बात है, और इसमें हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। पहले डिनाइबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए इसे हम बोलते नहीं थे, क्योंकि हम चाहते थे इसको डिनाइल करें कि ठीक है आर्मी ने कर दिया, हम पॉलिटिकल उसका बैकिंग नहीं था। वो हमारा एक नज़रिया था, वो एक स्ट्रैटेजी थी। लेकिन ये अभी एक जो सरकार ने अभी नीति अपनाई है, मैं कहता हूँ बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि अभी पाकिस्तान को एक बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि आप लोग पंगा लोगे तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो अंतर सिर्फ ये है कि पहले एक डिनाइबिलिटी थी, हम दिखाना नहीं चाहते थे ताकि उसकी जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रेमिफिकेशंस हैं वो ना हो। अभी ये गवर्नमेंट कहती है देखी जाएगी, कोई परवाह नहीं है। इनफैक्ट डिप्लोमेटिकली तो आइसोलेट कर दिया है पाकिस्तान को। आप देख रहे हैं कैसे कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल। तो आप तो जब आर्मी में, आपने इंदिरा गांधी के भी टेन्योर में आप जूनियर ऑफिसर होंगे, लेकिन आपने उनके टेन्योर में भी काम किया है। लोग नरेंद्र मोदी की तुलना जो है वो मिसेस इंदिरा गांधी से कर रहे हैं कि वो जैसे डंके की चोट पे करती थी वैसे ही नरेंद्र मोदी भी कर। आपको क्या लग रहा है? बहुत बहुत बेहतरीन लीडर है, मैं ये इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं फ्रैंकली आपको बताता हूँ, उनका जो काम करने का तरीका है ये देश को चाहिए था ऐसा, और तभी ये चीज़ें ठीक होंगी। और मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार से, चाहे वो करप्शन है, चाहे वो सफाई है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी है, आप कोई पहलू देख लें, उसके ऊपर उनकी निगरानी। और मैं तो कहता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी काम चल रहा है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूँगा, आप मुझे इनके बारे में पूछ रहे हैं, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं भी एक इस मुल्क का सिपाही रहा हूँ, सिपाही रह के ही मरूंगा। इसे एक सिपाही हमेशा ज़िंदगी भर सिपाही रहता है और हमेशा सच बोलता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बहुत ही आले दर्जे की लीडरशिप है। जनरल सिंह, ये बताइए, जब सर्जिकल स्ट्राइक की लोग बात करते हैं तो आपने खुद भी आप कमांडोज को ट्रेन करते रहे हैं। ये कम लोगों को शायद पता है कि आपने कमांडोज को भी ट्रेन किया है और आप कमांडोज की यूनिट को भी हेड करते थे शायद। ये बताइए कि होता कैसे है ये सर्जिकल स्ट्राइक, इसकी निटी-ग्रिटीज क्या होती है? मैं एक तो स्पष्ट कर दूं, मैं कमांडो इंस्ट्रक्टर था जी, मैं कमांडो का उस्ताद था। तो मैंने जो भारतीय सेना के जो कमांडोज हैं उनको ट्रेन किया हुआ है। जब मैं कैप्टन था तो मेरा 3 साल का वहाँ का ये तजर्बा है। लेकिन बेसिकली आप जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, इसके अंदर जब हम तैयारी करवाते हैं जवानों की, पहली बात तो जो स्पेशल फोर्सेस के जो हमारे जवान हैं, जो घातक हैं इन्फेंट्री बटालियंस के अंदर, ये घातक एक बड़ी स्पेशलाइज्ड टुकड़ी होती है जो कि स्पेशल फोर्सेस की तरह एक इन्फेंट्री बटालियन कमांडर के पास में होती है। साथ ही साथ जो हमारी आर्मी है उसके अंदर हमारी स्पेशल फोर्सेस की बटालियंस हैं। इनको तैयार किया जाता है दिमागी मजबूती और जिस्मानी मजबूती, फिजिकल एंड मेंटल, इनकी जो एक रोबस्टनेस है उसको हम करते हैं तैयार, ताकि वो उनका जो हौसला है वो चट्टान जैसा मजबूत हौसला हो, उनके अंदर ताकत ऐसी हो कि कोई भी चीज़ उन्हें मतलब पीछे नहीं छोड़ेगी, सबसे आगे रहेंगे। और दिन रात वो 7 दिन लगातार काम करके खाने के बगैर काम कर सकते हैं। मतलब ऐसे मजबूत हमारे कमांडोज हैं वो। तो पहली बात तो उनका चुनना, उनका सिलेक्शन करना, और ये बहुत एलीट फोर्स है हमारी कंट्री की और दुनिया के अंदर मानी हुई है ये स्पेशल फोर्सेस जो हमारे हैं। बाकी जहाँ तक सवाल है प्लान करना सर्जिकल ऑपरेशंस का, इसके अंदर मैडम ऐसे है कि सर्जिकल ऑपरेशन जब हम करते हैं, इसका मुद्दा ये होता है कि जहाँ पे हमने स्ट्राइक करना है वहाँ सिर्फ जाया जाए और जो आसपास का जो कोलेटरल डैमेज ना हो। तो दैट इज़ द रीज़न, इट्स लाइक सर्जरी। एंड ये सिर्फ नहीं कि हम बाहर के एलसी के पार करते हैं,
ये जब हम करते हैं सर्जिकल ऑपरेशन, हम काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर भी करते हैं ताकि कोलेटरल डैमेज ना हो, सिविलियंस ना मरे जब हम ऑपरेशंस करते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन होता है, हमेशा बोलते हैं जो आर्मी इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर सर्जिकल ऑपरेशंस करेगी। मुद्दा सिर्फ ये है कि जो बीमारी है उसको वहाँ से निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कमांडोज गए हैं, हाँ। इन्होंने उस बीमारी को वहाँ से निकाला है, जो पाकिस्तान की सेना उस पर हमला नहीं किया है। अगर उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं, कोलेटरल डैमेज हुआ है, क्योंकि साथ में उनके लोकेटेड हैं, वो उनके साथ में मिले हुए हैं। लेकिन मुद्दा जो था वो टेररिस्ट को मारने का था। तो ये सिर्फ उसी ताकि सर्जिकल ऑपरेशन जो था उस इलाके में गए, उनको ढूंढा कहाँ पे है, रेकी किया, रात को नाइट विजन डिवाइस से देखा और उनको स्ट्राइक करके मार के वापस आ गए। जनरल सिंह, आपको लगता है कि इस तरीके की और स्ट्राइक्स हमारे देश को करना चाहिए, हमारी सेना को और करना चाहिए, जिससे और भी जिस तरीके की परेशानियां हम और तमाम बॉर्डर्स पे फेस कर रहे हैं वो सब कम होगी? 100%, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के टेररिस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल पे पंगा लेते हैं तो मुंह तोड़ जवाब उसी वक्त जाना चाहिए। और आपको तो बता दूं, प्लान्स हैं और अभी तो खैर बड़ा स्पष्ट हो गया पॉलिटिकल विल की तरफ से, और ये कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन मैं आपको इतना आगाह कर दूं कि ये जो कार्रवाई है इससे टेररिज्म ख़त्म नहीं होगा पाकिस्तान की तरफ से। जो हमने अभी एक नीति बनाई है उस नीति को हमें लेके जाना होगा आगे 2, 3, 4 साल, 5 साल आगे, क्योंकि प्रेशर्स आएंगे देश के ऊपर। प्रेशर्स अमेरिका से आएंगे, प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी से आएगा, प्रेशर यूनाइटेड नेशन से आएगा, प्रेशर यूरोपियन यूनियन से आएगा। तो लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर हमारे लीडरशिप ने अभी सोच लिया है कि हमने, और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपने आप क्या हासिल करना चाहते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हमने ये क्या हासिल करना है कि पाकिस्तान जो हमारा एक पड़ोसी मुल्क है ये एक जिम्मेदार मुल्क बन जाए, और टेररिज्म जो कि ये इस्तेमाल कर रहा है, हमारे देश में एक्सपोर्ट कर रहा है और इसका इस्तेमाल कर रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत, वो बंद कर दे। मुद्दा असल में ये हम चाहते हैं। उसको हासिल करने के लिए बड़ी एक एंड्योरिंग, एक लंबी स्ट्रैटेजी जो अभी आस्ता आस्ता इवॉल्व हो रही है, जिसके अंदर डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, इंफॉर्मेशनल, मिलिट्री, कोवर्ट ऑपरेशन, ओवर्ट ऑपरेशन, किनेटिक, नॉन किनेटिक, साइबर, सब पहलू जो हैं इनको मिला के ये जो स्ट्रैटेजी अनफोल्ड होगी ये आगे कई सालों के लिए जानी पड़ेगी। और सिर्फ इसके अंदर क्या है, हमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और इसको आगे लेके जाना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान की जो सेना है, देखिए प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, बेसिकली उनकी जो आर्मी है, उनकी आर्मी कंट्रोल कर रही है उनके जो हुक्मरान है उनको, और टेररिस्ट को सपोर्ट कर रही है। उन्होंने उनको एसेट बनाया हुआ, स्ट्रेटेजिक एसेट। तो जब तक पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर, आर्मी के ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा, वो तब तक ये कार्रवाई बंद नहीं कराएंगे। पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहा है इंडिया को। बार बार उसके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका हर ये स्टेटमेंट आ जाता है, उनके जनरल्स का स्टेटमेंट आ जाता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, हम यूज कर सकते हैं। आपको लगता है कि भारत को डरना चाहिए उसके न्यूक्लियर बॉम्ब से? बिल्कुल नहीं, बहुत देखिए, मैं वही कहना चाहता था, पहले हमारे यहाँ एनजीओज थे, एनजीओज जो कि पैसा आईएसआई का आता था और दाएं बाएं से गंदा पैसा आता था, और वो लोग हमारे देश में रह के फॉरेन फंड्स लेके हमें डरा रहे थे। वो बंद हो गया अभी, बहुत बेहतरीन आपको बताया, एनजीओ बंद हो गए। तो अभी देखिए सवाल नहीं पैदा होता। पहली बात मैं आपको बताऊं, जो इंसान ज़्यादा शोर मचाता है कि मैं मार दूंगा, वो आप याद रखें वो कमज़ोरी दिखा रहा है। तो पाकिस्तान अगर बार बार न्यूक्लियर सेबर रेटलिंग कर रहा है तो वो एक उनकी कमज़ोरी को दर्शाता है, ना कि ताकत को, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, उन्होंने बोल दिया जो फुल स्पेक्ट्रम है उसके अंदर हमारा डिटरेंस हम क्रिएट कर रहे हैं, उन्होंने किया है, ठीक है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी बना दिया उन्होंने। लेकिन उनको इतना पता होना चाहिए कि अगर वो एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद में क्या होगा, उनका अंत हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो डॉक्ट्रिन है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, वो है मैसिव रिटेलिएशन की, और मैसिव रिटेलिएशन के तहत अगर एक कार्रवाई हमने कर दी उनके ऊपर तो उनका नामो निशान मिट जाएगा। तो ये ऐसे बोलते रहना कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे, हम फलाना कर देंगे, इनसे भारतीय सेना भी डरने वाली नहीं है, ना कंट्री डरने वाली है। ये हमें एक टाइम आ गया है, वी हैव टू कॉल देयर ब्लफ। और आपको इतना भी बता दूं कि जो भारतीय सेना जब तैयारी करती है तो हम न्यूक्लियर बैकड्रॉप के अंदर तैयारी करते हैं। जो हमारी प्लान्स बनी हुई हैं लड़ाई करने के लिए, वो हमने न्यूक्लियर बैकड्रॉप में बनाई हैं। तो ठीक है, उन्हें करने दीजिए कार्रवाई, देखेंगे क्या होता है। अगर इस इलाके के अंदर 3-4 किलोमीटर का इलाका अगर वो उसके अंदर नुकसान करते हैं तो बाकी का इलाका तो हमारे पास में है कार्रवाई करने के लिए, हमारे फोर्सेज अंदर जाएंगी। तो अगर गवर्नमेंट कभी भी डिसाइड करती है, मैं आपको बताना, मैं एक वॉर मॉन्गर नहीं दिखना चाहता हूं कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूं, लेकिन आपको इतना बता दूं, अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है किसी ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए
तो भारतीय सेना जो है वो जाएगी और अपना काम करके देगी। ये न्यूक्लियर जो ये धमकियां हैं इनसे डरेगी नहीं, ये आपको मैं वादा करता हूँ, बताना चाहता हूँ। तरीके की चीज़ आज आप देख रहे हैं, जिस तरीके की धमकियां उधर से आ रही हैं या जिस तरीके का जोश अपने यहाँ भी दिख रहा है, आप एक सीजन्ड सैनिक होने के नाते क्या आपको लगता है कि हम एक्चुअली वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान? अब मुझे देखिए फ्रैंकली जो कार्रवाई हुई है मुझे इसमें लगता नहीं ऐसे होगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए पहले जो टारगेट हमने चुने हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए, ये टैक्टिकल एरिया के अंदर, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ में है और ये कार्रवाई की गई है एक बड़े जस्टिफाइड लेजिटिमेट तरीके के तहत। उन्होंने हमारे पे वार किया, पाकिस्तान में हम चुप रहे, उन्होंने वार किया उड़ी के अंदर, हमें कुछ तो करना था। अब बार बार तो हम लेते नहीं रहेंगे। तो जब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया तो जो उन्होंने हमारे पे कार्रवाई की उरी के अंदर, उसके मुंह तोड़ जवाब हमने दिया है। उसी इलाके के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर 2 से 3 किलोमीटर की डेप्थ के अंदर, यानी कि ये टैक्टिकल ऑपरेशन है। हमने आईबी के ऊपर कार्रवाई नहीं की है, तो उनके पास तो कोई रीज़न नहीं है ऐसे काम करने का, उसको एस्केलेट करने का। साथ ही साथ वो डिनाई भी कर रहे हैं। अगर वो डिनाई कर रहे हैं तो फिर वो एस्केलेट क्यों करें? लेकिन उनके अलग अलग उनकी तरफ से वो चीज़ें आ रही हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारे सैनिक गए हैं, इन्होंने वो अपनी कार्रवाई की है और मुंह तोड़ जवाब दिया है। बाकी जहाँ तक जंग का सवाल है, ये उन पर निर्भर करता है। एस्केलेट करना चाहते हैं तो हिंदुस्तानी सेना तैयार है उसके लिए। इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान की बात की और पहली बार जैसे लगा बलूचिस्तान जो है वो कारपेट से बाहर निकल के आ रहा है, अभी तक छुपा हुआ था कारपेट के नीचे कहीं। आपको लगता है क्या कि सही में इंडियन आर्मी को बलूचिस्तान पे ध्यान देना चाहिए? देखिए पहली तो बात मैं ये बोलूँगा कि साउथ एशिया ढूंढ रहा था एक लीडरशिप को। इंडिया एक इमर्जिंग ग्रेट पावर है जी। वी आर ऑलरेडी अ रीजनल पावर, वी आर इमर्जिंग ग्लोबल पावर, अ ग्रेट पावर। ना वो लीडरशिप ढूंढ रहे थे। आपने देखा होगा जैसे प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है, सब लोग अभी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से आ रही हैं, चाहे वो बांग्लादेश से आ रही हैं, चाहे वो भूटान से आ रही हैं। अब किसी कंट्री से देख लें, एक वो लीडरशिप को ढूंढ रहे थे जो कि अभी प्रधानमंत्री जी ने प्रोवाइड की है साउथ एशिया के अंदर, खास तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ। आपने देखा सार्क के साथ में क्या हुआ। उनकी एक वो बोलने के बाद कि मैं नहीं जा रहा हूँ, सारे लोगों ने बोला कि ठीक है हम भी नहीं जाएंगे और पाकिस्तान को ये कैंसिल करना पड़ा। पहले उन्होंने बोला नहीं हम इसको कर लेंगे, लेकिन जब देखा सब मेंबर बाहर जा रहे हैं तो किसके साथ, वो हवा के अंदर थोड़ा मीटिंग करेंगे, वहाँ अकेले बैठे होंगे नवाज शरीफ जी और कौन वहाँ पे होगा, तो उन्होंने उनको कैंसिल करनी पड़ी। तो अभी जो ये कार्रवाई चल रही है ये बड़ी बिल्कुल ठीक है। ये एक देखिए, अगर पाकिस्तान कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट के तहत इतना गन डाल सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है भारत के लिए, तो हमें क्या कौन रोकता है? हम भी देना चाहेंगे पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट। बलूचिस्तान को देना चाहेंगे, गिलगिट देना चाहेंगे, पीओके में देना चाहेंगे, सिंध के अंदर देना चाहेंगे, क्यों नहीं? तो ये पहले किसी ने सोचा नहीं, क्यों नहीं किया? सोचा भी होगा लेकिन करने का वो जज्बा नहीं था। अभी आज जज्बा है, उन्होंने बयान दिया है, खुलेआम बयान दिया है, बड़ी अच्छी बात है। और इससे पाकिस्तान को सबक मिल जाना चाहिए, इंडिकेटर्स मैसेज मिल जाना चाहिए कि वो पुरानी बात चली गई, आपने हमारा खून बहाया है, आप तैयार हो जाएं। तो इंडिया को, भारत को एक सीरीज ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स करना परेगा इस कैंसर को खत्म करने के लिए। नहीं, आप ये देखिए, आप इसे एक इंग्लिश में कहावत है दैट द सिचुएशन इज नॉट ओनली अ नेल दैट हैमर्स द आंसर, इट इज नॉट बियॉन्ड अ नेल, इसके और भी पहलू हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि फोर्स के तहत इसको करना है। मैंने आपको बताया डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, इंफॉर्मेशनल, कोवर्ट ऑपरेशंस, ओवर्ट ऑपरेशन, जो सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं, किनेटिक, नॉन किनेटिक मीन्स, सॉफ्ट पावर which is being used. Soft power is nothing else but very imaginative, combination of the soft and hard power. This is called the smart power in fact. Smart power की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सब जो ये चीज़ें हैं, ये रिसोर्सेज को इकट्ठा करके तालमेल से एक तजवीज़ बना के, एक स्ट्रेटजी बना के, जिसका एंड स्टेट मैंने आपको पहले बता दिया था, टू elicit a very favorable response from Pakistan and to make it behave as a responsible neighbor of ours. जनरल विक्रम सिंह, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे आमने सामने में भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।